आज हम बात करेंगे जावा क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे काम करती है। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक चीज़ें पढ़ने वाले हैं जिनके बिना आप लोग आगे नहीं पढ़ पाओगे। देखो, आप लोगों को डीएसए करना है, मुझे पता है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम करना है, लेकिन वो सब काम करेंगे आपके कंप्यूटर के ऊपर। और कंप्यूटर को अगर आपको अपनी बातें समझानी है तो उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें करनी है और इस प्रोग्राम के अंदर हम करने वाले हैं जावा का यूज़। जावा एक बहुत ही कमाल की लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, फास्ट है और बहुत सारे इसके एप्लीकेशन भी हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इससे पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती थी तो यहाँ पर हम बहुत ही बेसिक से एकदम स्क्रैच से चलने वाले हैं। टेंशन मत लो, आपको धीरे धीरे करके समझ में आने लग जाएगी। आज हम बहुत ही बेसिक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, लेकिन धीरे धीरे करके हम जैसे जैसे मूव करेंगे तो हम एडवांस कंसेप्ट भी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आज का क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली होता क्या है, कैसे काम करती है, वर्किंग ऑफ अ जावा प्रोग्राम एंड देन बेसिक जावा प्रोग्राम आज हम बना रहे होंगे, सीख रहे होंगे कैसे काम करता है ये। उसके बाद कीवर्ड्स देख रहे होंगे, वेरिएबल्स देख रहे होंगे, डेटा टाइप्स देख रहे होंगे, डेटा टाइप कन्वर्जन देख रहे होंगे एंड देन जावा कमेंट्स। तो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है ये, अगर आपको पहले से आते थे तो भी देख लो, क्या पता कुछ नई ही चीज़ें सीख के निकलो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उसकी ज़रूरत क्यों है, क्या काम करती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यार देखो, जब से ह्यूमंस ने कंप्यूटर्स के ऊपर काम करना स्टार्ट किया है ना, तब से हम चाहते हैं कि कंप्यूटर्स हमारे इंस्ट्रक्शंस को समझे। जब आप कैलकुलेटर के ऊपर बटन दबाते हो 1 2 3, तो कंप्यूटर आपकी बातों को समझ रहा होता है। ठीक है, और आप भी समझ रहे होते हो क्योंकि वो बटन आपको दिख रहे होते हैं कि मैं क्या दबा रहा हूँ। सिमिलरली कुछ एडवांस कुछ ऐसे खतरनाक इंस्ट्रक्शन आपको देने कंप्यूटर को, जो कि सिंपल 1 2 3 करने से काम नहीं करेंगे, जिनके अंदर कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, जिनके अंदर कुछ लूप्स होंगे। तो उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। और वहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारा जो समझने का तरीका है, हम उस तरीके से बनाए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, सो दैट मशीन भी उसको समझ पाए। तो कुछ सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए, कुछ सेट ऑफ रूल्स जिन्हें हम कहते हैं सिंटैक्स। तो सिंटैक्स की हम बात करेंगे। ठीक है, सिंटैक्स मतलब बेसिकली वो रूल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ज़रूरी होते हैं, जिन रूल को आपको फॉलो करना होता है। जैसे कोई भी लैंग्वेज हो गई, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, उसके अंदर एक कुछ सेट ऑफ रूल्स होता है जिनसे वो लैंग्वेज बनती है, सेंटेंसेज एंड वर्ड्स बनते हैं, जिनको आपको फॉलो करना होता है, तभी दूसरा बंदा आपकी लैंग्वेज को समझ पाएगा। सिमिलरली जावा के अंदर भी कुछ सिंटैक्स होता है जिसको फॉलो करना होता है, तभी मशीन जो है वो आपकी बातों को समझ पाएगी। तो ये आप, ठीक है, आपने यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे और आप चाहते हो कि मेरे इन इंस्ट्रक्शंस को कोई समझे। ठीक है, तो समझेगा किसके थ्रू, यहाँ पर जावा के अंदर जो भी चीज़ें प्रोवाइडेड है उनके थ्रू समझ रहा होगा ये। तो ये हम यहाँ पर तो लिखेंगे अपनी लैंग्वेज में कोड। ठीक है, यहाँ पर जो हम लिखेंगे वो होगा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड। अब ये कोड यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है बाइनरी वगैरह के अंदर। ठीक है, 0 1 0 0 इस तरीके से, क्योंकि कंप्यूटर को तो 0 1 0 1 समझ में आता है। तो ये इंस्ट्रक्शन आपने लिखी जावा के अंदर, लेकिन ये कन्वर्ट हो जाएंगे 0 1 0 1 के अंदर, जो कि मशीन कोड होता है, जो कि कोई भी मशीन समझती है। तो ये कन्वर्जन कैसे होता है, मेरे इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर कैसे समझ पाता है, वो समझते हैं आप जावा के अंदर। ठीक है, तो हाउ जावा वर्क्स, वर्किंग ऑफ अ जावा प्रोग्राम, ये समझते हैं इसके बाद आप। तो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है JVM वगैरह, इसको बाद में देखेंगे। पहले हम जरा बात करते हैं कि जब भी आप कुछ भी कोड लिखते हो तो आप एक फाइल बनाते हो उसकी। ठीक है, सपोज करो आपने कुछ कोड लिखा और ये जो कोड है ये सिंटैक्स का फॉलो कर रहा होगा, जो जावा सिंटैक्स है उसको फॉलो करते हुए लिख रहा होगा। अब ये जो कोड है, आपने इसकी फाइल बनाई, फाइल को सेव करना हो कहीं ना कहीं। ठीक है, तो जैसे आप कोई भी गाने की फाइल को सेव करते हो, .mp3 या mp4 बनाते हो आप वीडियो के लिए, सिमिलरली .pdf बनाते हो, वैसे ही जावा के अंदर जो प्रोग्राम होते हैं वो .java के अंदर बनते हैं। ठीक है, तो इस फाइल का कुछ नाम देते हैं, सपोज करो मैंने इस फाइल का नाम दे दिया हेलो, अब डॉट लगा के जावा। ठीक है, hello.java। अब ये जो मैंने लिखा है ये फाइल सीधा काम नहीं करेगी, सीधा ऐसे ही कंप्यूटर समझने नहीं लग जाएगा इसको। ठीक है, मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मशीन कोड के अंदर। लेकिन मशीन कोड में कन्वर्ट होने से पहले कुछ सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले ये वाला कोड जाएगा कंपाइलर के थ्रू। अब ये कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर बेसिकली चेक करेगा इसके अंदर जो सिंटैक्स है वो ठीक से लिखा है कि नहीं लिखा, वरना कंपाइलेशन एरर दे देगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें चेक होती हैं और ये जो आपका कोड है ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म से कन्वर्ट होकर चेंज हो जाता है ये बाइट कोड के अंदर। ठीक है, और इसका एक्सटेंशन भी चेंज हो जाता है, इसका एक्सटेंशन हो जाता है hello.class। ठीक है, एंड दिस इज योर बाइट कोड। अभी जो बाइट कोड है अभी भी यहाँ पर प्रोसेस खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हम कहते हैं कि जो जावा है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब कि एक बार आपने इसका कोड लिखा, उसके बाद आप इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रन कर सकते हो। तो वो बनाने के लिए बीच में एक और चीज़ की जरूरत होती है जिसे हम कहते हैं JVM। तो अब हम अपने इस कोड को भेजेंगे JVM के थ्रू। JVM क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन। ये एक अलग मशीन होती है, कंपाइलर इज ऑल्सो अ प्रोग्राम बट JVM इज अ मशीन। और JVM मशीन के थ्रू आपका कोड जब जाता है तो वो एक मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट आता है। ठीक है, तो नाउ दिस इज कॉल्ड मशीन कोड। मेरी राइटिंग आई थिंक ठीक ठाक ही है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है,
मैं धीरे धीरे करके इसे इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो ये हमारी मशीन कोड है, और मशीन कोड के अंदर अब ये जो चीज़ है ना, ये हमारा जावा का प्रोग्राम है जो कि अब आपका कंप्यूटर समझ सकता है, इसको रन कर सकता है। और अब इसको आप किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर रन कर सकते हो। मतलब इसको आप विंडोज़ के अंदर रन कर सकते हो, इसको आप मैकओएस के अंदर रन कर सकते हो, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रन कर सकते हो, लिनक्स के अंदर रन कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो JVM है, ये JVM मशीन जो है ये कन्वर्ट करती है आपके बाइट कोड को मशीन कोड के अंदर, एंड दिस इज योर होल प्रोसेस। JVM इज़ अ मशीन, ये एक्चुअल एक मशीन नहीं, मतलब फिजिकली प्रेजेंट नहीं होती, ये JRE के अंदर प्रेजेंट होती है, विच इज़ एक्चुअली अ मशीन जो कि फिजिकली प्रेजेंट होता है। बट JVM का काम होता है कन्वर्ट करना योर बाइट कोड टू मशीन कोड। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है JVM इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन दैट इनेबल्स योर कंप्यूटर टू रन जावा प्रोग्राम। तो अगर आपके कंप्यूटर को जावा प्रोग्राम रन करना है तो उसको JVM चाहिए अपने का अंदर। When you run the Java program, Java compiler first compiles your Java code to bytecode. हमने देख लिया कंपाइलर ने बाइट कोड में कन्वर्ट किया। Then the JVM translates your bytecode into native machine code. तो ये नेटिव मशीन कोड के अंदर से कन्वर्ट कर देता है। दिस मशीन कोड कैन नाउ बी रन इन एनी प्लेटफॉर्म, ऑलराइट, दैट अ कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स डायरेक्टली। तो अब JVM के अलावा दो चीज़ें और भी होती है, विच आर JRE एंड JDK। अब JRE और JDK क्या होता है? तो JRE के अंदर बेसिकली JVM प्रेजेंट होता है। JRE हमें ज़रूरत होती है अगर हमें जावा के प्रोग्राम्स को रन करना, तो उसके लिए हमें JRE की ज़रूरत होती है। JRE के अंदर JVM के अलावा कुछ और चीज़ें भी होती हैं, कुछ सेट ऑफ लाइब्रेरीज होती हैं, कुछ और भी मल्टीपल फाइल्स होती हैं जिनकी हेल्प से JVM काम कर पाता है, ठीक है, और उसको एक इन्वायरमेंट भी देता है। तो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट कहते हैं इसे। तो JRE को आप ऐसे समझ सकते हो कि सपोज करो ये JRE है आपकी, और दिस इज योर JRE, ऑलराइट। इस JRE के अंदर हमारा JVM प्रेजेंट है, दिस इज योर JVM। बट इस JRE के अंदर JVM के अलावा कुछ और फाइल्स भी हैं, ठीक है, सम एडिशनल फाइल्स, सम एडिशनल लाइब्रेरीज जिनकी जरूरत पड़ती है, और साथ में ये रन टाइम एनवायरनमेंट प्रेजेंट करता है जिससे कि आपका जावा कोड रन कर पाता है। तो दिस इज योर JRE। इसके अलावा एक और चीज़ होती है विच इज़ JDK। अब JDK इज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, और इसके अंदर मल्टीपल जो फाइल्स होती हैं, JRE तो होता ही है, JRE के अलावा कुछ और फाइल्स जैसे कि कंपाइलर आपका प्रेजेंट नहीं होता JRE के अंदर, ठीक है। तो JRE के साथ साथ अगर आपको कंपाइलर भी चाहिए, इसके अलावा जावा डॉक्यूमेंटेशन आपको बनानी है, मतलब पूरा जब आपको जावा का प्रोग्राम बिल्ड करना है एकदम प्रॉपर, आपको चाहिए कि मेरे को जावा के मल्टीपल बड़े बड़े प्रोग्राम बिल्ड करना है, तो मुझे JDK की रिक्वायरमेंट होगी। तो भैया JRE की रिक्वायरमेंट कब होगी? जब मुझे बस प्रोग्राम रन करने हैं। अगर मुझे सिर्फ रन करना है प्रोग्राम, तब मैं JRE से खुश हूँ। लेकिन अगर मुझे प्रोग्राम बड़े बड़े बनाने, बड़े बड़े बिल्ड करने, जिसके अंदर मल्टीपल चीज़ होनी चाहिए, जिसके अंदर कंपाइलर भी होना चाहिए, जिनके अंदर जावा डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, और भी मल्टीपल चीज़ें, तो मुझे उस टाइम पर JDK चाहिए होता है। और यूजुअली आप JDK ही डाउनलोड कर रहे हो, तो JRE वगैरह डाउनलोड नहीं कर रहे हो, तो ठीक है। सो दिस इज योर, आप ऐसा समझ सकते हैं कि दिस इज योर JDK, ऑलराइट। और JDK के अंदर आपकी JRE तो होता ही है, JRE के अंदर आपका JVM है, लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर कंपाइलर भी होगा, ठीक है, और मल्टीपल चीज़ें होती हैं, जैसे आप देख सकते हैं जावा डीबगर भी होगा इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें होती है। अभी कंपाइलर, JVM, ये सब अगर बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है तो भी बेयर विथ मी। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मल्टीपल चीज़ें इसमें हो सकता है शुरुआत में कंफ्यूजिंग लगे आपको कि भैया ये सब क्या टर्मिनोलॉजीज़ हैं, बट प्रोग्रामिंग के अंदर यू हैव टू कीप अ सर्टेन लीप ऑफ फेथ। एक थोड़ा सा लीप ऑफ फेथ लेके चलो कि ठीक है अभी शायद ये सेंस नहीं बना रही है, लेकिन धीरे धीरे करके बाद में चीज़ें सेंस बनाएगी। क्योंकि होता क्या है, आपको पढ़ना तो सब कुछ ही है इसके अंदर, बेसिक चीज़ें भी पढ़नी है, एडवांस चीज़ें भी पढ़नी है, लेकिन शुरुआत में जो बेसिक चीज़ें होती है ना, वही एडवांस लगने लगती है, क्योंकि वो बेसिक चीज़ें तुरंत अपने आप काम नहीं करती हैं, दे यूज सम एडवांस फीचर एज वेल। लेकिन मेरे को आपको पहले बेसिक पढ़ाना, तभी तो मैं एडवांस चीज़ें पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। तो इसमें ऐसे होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कि पहले आपको पढ़ना इसको इस तरीके से होता है कि ठीक है कुछ चीज़ों को मैं लीप ऑफ फेथ लेकर आगे चलता हूँ कि ठीक है ये चीज़ें बाद में मैं सीख ही जाऊँगा, और ट्रस्ट मी आप बाद में सीख ही जाओगे वो चीज़ें। तो शुरुआत में अगर मुश्किल लग रहा है तब भी जस्ट बेयर विद इट, ऐसा चलना होता है आपको। तो यस, आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ये JDK है। JDK के अंदर कंपाइलर और JRE दोनों होता है। JRE के अंदर आपका JVM और मल्टीपल और लाइब्रेरीज एंड फाइल्स होती हैं, जिनको अभी हम देख रहे होंगे धीरे धीरे करके। दिस इज योर होल थिंग, और इससे आप लोगों का एक जावा का प्रोग्राम बिल्ड हो रहा होता है, कंपाइलर होता है, एंड देन रन हो रहा होता है, ठीक है। तो दो प्रोसेस होती है इसके अंदर, आपने देखा होगा। सबसे पहले आपने कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद आपने इसको hello.class मतलब एक बाइट कोड में कन्वर्ट किया। उसके बाद JVM अपने आप काम करता है जब आपको रन करना होता है इनटू अ मशीन कोड। दिस मशीन कोड कैन नाउ बी रन इनटू अ कंप्यूटर। हमें जावा प्रोग्राम समझ में आ गया है, JVM कंपाइलर ये सब समझ में आ रहा है। तो अब जरा जावा के अंदर कुछ कोड को लिखते हैं, ठीक है। एक्चुअली में कोड लिखते हैं कि कोड कैसे काम करेगा। वो कोड कहाँ लिखेंगे? तो एक हमें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट चाहिए, पूरा का पूरा इन्वायरमेंट, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं IDE। उस IDE के अंदर हम कोड लिखते होंगे।
तो हम जो इस आईडी को यूज़ करने वाले हैं, जो इस प्रोग्राम में यूज़ हो रही होगी, वो होगी हमारी इंटेलिजे आईडी। आप ये इंस्टॉल कर सकते हैं, मैं आपको पूरा बताता हूँ कैसे इंस्टॉल होगा। इसके अलावा अगर आपको ये इंस्टॉल नहीं करना है तो यू कैन गो एड एंड इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो कोड एज वेल, ठीक है। बट यहाँ पर हम इंटेलिजे यूज़ करेंगे, तो यू हैव टू राइट दिस इंटेलिजे आइडिया, और यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। जब इस डाउनलोड बटन में क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 वर्जन है। एक तो अल्टीमेट वर्जन है, अल्टीमेट वर्जन आप ले सकते हो। आपको अगर आपके पास एक स्टूडेंट अकाउंट है तो आप अल्टीमेट वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हो। बट हम कम्युनिटी एडिशन इंस्टॉल कर सकते हैं। कम्युनिटी एडिशन मैंने इंस्टॉल किया हुआ है फिलहाल अभी, और ये एकदम फ्री है। अल्टीमेट वर्जन के अंदर अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए फ्री होता है जब तक आप स्टूडेंट रहते हो, और उसको अनलॉक करने के मल्टीपल तरीके होते हैं जो कि आप नेट पे जाकर सर्च कर सकते हो कि मुझे कैसे अपना स्टूडेंट आईडी लगानी है, मैं कैसे इसमें एक्टिवेशन कोड लेके आ सकता हूँ इफ़ आई एम अ स्टूडेंट। बट कम्युनिटी एडिशन इज़ ऑलवेज फ्री, और हम इसमें कम्युनिटी एडिशन ही यूज़ करने वाले हैं। तो जस्ट डाउनलोड कर लो अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे अगर आपके पास मैक है तो यहाँ पे .dmg आ रहा है मेरे पास, लेकिन अगर आपके पास विंडोज़ है तो .exe फाइल आ जाएगी अपने आप यहाँ पे। तो गो अहेड एंड डाउनलोड, ये वाला लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज़ jetbrains.com, इसके ऊपर मिल जाएगा आपको। तो जस्ट डाउनलोड करना है। अब डाउनलोड करने के बाद जब नेक्स्ट 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 करते रहोगे ना, बस आपको कुछ नहीं करना, सिंपल नेक्स्ट 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 दबाना है, कुछ नहीं करना होता है इसके अंदर। वेरी सिंपल टू डाउनलोड। इसके अंदर अपने आप ही JDK डल के आ जाता है, खास बात ये है, ठीक है। आपको अगर आप VS कोड डाउनलोड करते हो तो VS कोड के अंदर सीधा JDK नहीं आता, आपको JDK अलग से डाउनलोड करना पड़ता है, इन दोनों को कनेक्ट करना होता है। बट यहाँ पे अपने आप ही वो डाउनलोड हो जाता है इंटेलिजे के अंदर ही, और साथ में कनेक्ट भी हो जाता है। तो ज़रा चलाते हैं। जब आप इसको चलाओगे ना तो ऐसा कुछ देखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट पर मैंने क्लिक किया तो आपको ऐसी कुछ स्क्रीन दिखाई देगी जब फाइनली आप प्रोजेक्ट बनाने लगोगे। इसके अंदर आपको करना है क्या है, यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देना कुछ भी। जैसे मैंने नाम दिया है प्राइम प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद जैसे मेरा प्राइम प्रोग्राम ऑलरेडी बना हुआ है तो प्राइम प्रोग्राम मुझे बनाने देगा नहीं है, मैं खैर बनाऊंगा नहीं इसको। और उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है जावा। इस तरीके से यहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेजेस आ रही हैं, लेकिन आपको जावा सेलेक्ट करना है। उसके बाद बिल्ड सिस्टम हमारा इंटेलिजे ही रहेगा। इसके अंदर JDK देख रहे हो, जावा डेवलपमेंट किट, इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल होकर आ रही होगी आपके पास, ठीक है। इस तरीके से अगर नहीं आ रही है तो आप यहाँ पर डाउनलोड JDK पर क्लिक कर सकते हो, और ये अपने आप ही डाउनलोड करके कनेक्ट भी कर देगा। बट आई थिंक अपने आप ही यहाँ पर आ जाना चाहिए आपके पास। उसके बाद यू कैन जस्ट क्लिक क्रिएट, और आपका एक प्रोग्राम पूरा प्रोजेक्ट बन के रेडी हो जाएगा। इस तरीके का आपको वो प्रोजेक्ट दिख रहा होगा कि आपको साइड में यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, ये प्राइम प्रोग्राम हमारा ये एक्चुअली प्रोजेक्ट है। और उसके अंदर इस तरीके से कुछ फाइल स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये सारा फाइल स्ट्रक्चर देख के कंफ्यूज नहीं होना कि भैया ये सब क्या आ गया, ये सब तो मैंने बनाया नहीं था। ये सब इंटेलिजे अपने आप ही कुछ कुछ फाइल्स और फोल्डर्स बना देता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन इनसे अगर आप अंदर जाके देखोगे तो यहाँ पे है क्या, बेसिकली एक्सटर्नल लाइब्रेरीज जिनकी मैं बात कर रहा था। एक्सटर्नल लाइब्रेरीज जो कि आपके JRE के अंदर आ रही होती हैं, वो सारी लाइब्रेरीज ये हैं। तो इनके अंदर हमें नहीं घुसना होता, ये लाइब्रेरीज हमारी हेल्प करती है हमारे प्रोग्राम को रन करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे कुछ अलग फाइल्स हैं, इग्नोर फाइल्स एंड देन IML फाइल, इन सबको इग्नोर ही कर दो, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दीज फाइल्स। हमारा मेन काम रहने वाला है इस सोर्स फोल्डर के अंदर। इस सोर्स फोल्डर पे अगर आप राइट क्लिक करोगे और आप क्लिक करोगे न्यू, एंड देन उसके बाद आप क्लिक करोगे जावा क्लास, तो यहाँ पर आके हम एक जावा क्लास बना सकते हैं न्यू, और इसका मैं नाम रखता हूँ, सपोज करो hello.java, ठीक है। .java लगाना ज़रूरी है, .java नहीं लगाओगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। hello.java लगाया मैंने, तो यहाँ पर मेरा hello.java नाम की फाइल बन चुकी है। वैसे अगर आप इसको नहीं भी बनाते ना, मुझे ये लग रहा है कि अगर मैं सिंपल यहाँ पर एक न्यू क्लास बनाता हूँ, लेट्स से hello world, और मैं नहीं लगाता हूँ .java, तब भी अपने आप बन जाएगा hello world.java, ठीक है। ये इंटेलिजे थोड़ा सा स्मार्ट है इस सेंस में। तो अगर आप .java नहीं भी लिखते हो तो उसे पता है कि जावा क्लास बनानी है तो .java तो लगाना ज़रूरी है ही, तो इस तरीके से बना देगा। फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, एंड लेट्स गो टू hello फाइल। अब ये hello फाइल के अंदर ये हमारे यहाँ पर कुछ कुछ कोड लिखा आ रहा है जो कि आप देख सकते हैं, पब्लिक क्लास hello। तो यस, दिस इज़ योर सिंटेक्स। अब यहाँ पर आके वो लीप ऑफ फेथ वाली बात स्टार्ट हो जाती है कि भैया कुछ कुछ चीज़ें आपको शुरुआत में ऐसे मान के चलना पड़ेगा कि ठीक है ये चीज़ें मैं धीरे धीरे करके सीख रहा हूँ। जैसे कि ये क्या लिख दिया आपने, पब्लिक लिख दिया, ये क्लास लिख दिया, ये हेलो क्या है, ये सब क्या है, धीरे धीरे करके सीखूंगा मैं। लेकिन बेसिकली आप समझ सकते हो कि आपको एक क्लास बनानी पड़ती है, पब्लिक क्लास। तो जो भी फाइल है आपकी, जैसे hello.java फाइल है, तो जो इस फाइल का नाम है हेलो नाम है, उसी सेम नाम की मुझे एक क्लास बनानी है, एंड दैट शुड बी अ पब्लिक क्लास, ठीक है। उस नाम की मैंने एक पब्लिक क्लास बना दी है यहाँ पर। और एक फाइल के अंदर मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं, लेकिन पब्लिक क्लास सिर्फ एक ही होगी। ये सारे कंसेप्ट हम धीरे धीरे करके बाद में जब ऊप्स पढ़ रहे होंगे तभी समझ रहे होंगे। लेकिन यस, दिस इज हाउ यू क्रिएट अ क्लास, पब्लिक क्लास हेलो। क्योंकि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके अंदर सब कुछ क्लास और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ही काम करता है, ठीक है। तो क्लास आपको हर चीज़ की बनानी ही होती है इसके अंदर। ऊपर ये जो नो यूसेज लिखा रहा है इसको आप इग्नोर कर दो, ये कुछ भी नहीं है, ये इंटेलिजे का अपना कुछ
काम है, इंटेलिजेंस अपने आप ही कुछ कुछ करता रहता है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दिस। अब इसके अंदर हमें कुछ कुछ लिखना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या क्या है बेसिक जावा प्रोग्राम में। यहाँ पर क्लास मेन लिखा हुआ है, पब्लिक नहीं लिखा हुआ है, डोंट वरी, ठीक है। हमने पब्लिक क्लास हेलो बना दी है, तो हमारी क्लास वाला काम तो खत्म हो गया। उसके बाद आपको इसके अंदर एक मेन मेथड बनाना है। अब देखो यहाँ हो क्या रहा है, दिस इज़ अ ब्लॉक, इसके अंदर ये जो करली ब्रेस आप देख रहे हो, करली ब्रेस यहाँ पे ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, दिस इज़ अ ब्लॉक। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कमेंट लगा के, दिस इज़ अ ब्लॉक। और ये जो मैंने चीज़ लिखी है बाद में, दिस इज़ अ कमेंट, ठीक है। कमेंट हम इसी क्लास के अंदर समझ रहे होंगे। कमेंट बेसिकली वो चीज़ होती है जो कि आपका कंप्यूटर इग्नोर कर देता है, जो कि कंपाइलर इग्नोर कर देता है। ये सिर्फ आपके समझने के लिए मैंने लिखा है, ठीक है। तो दिस इज़ अ ब्लॉक, जहाँ पे ओपनिंग करली ब्रेस स्टार्ट हुआ और जहाँ पे क्लोज हो रहा है, दिस इज़ कंप्लीट ब्लॉक। इसके अंदर आप जो भी चीज़ें लिखोगे वो इस पब्लिक क्लास के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हम जाते हैं और एक चीज़ लिखते हैं। अब इसके अंदर आप जितनी मर्जी लाइनें बना सकते हो, ठीक है, एंटर करके। उसके बाद मैं बनाऊंगा यहाँ पे मेन मेथड अपना, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर मैं लिखूंगा स्ट्रिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स, दीज आर स्क्वायर ब्रैकेट्स बाय द वे। और इस तरीके से आपका मेन मेथड काम करता है इसके अंदर। यहाँ पर अपने आप देख रहे हो ये ब्लू ग्रीन कलर के रन वाले बटन्स भी आ गए हैं, बिकॉज अब ये जो फाइल है दिस कैन नाउ बी रन, बिकॉज इसके अंदर हमने मेन मेथड बना दिया है। तो जावा के अंदर जो भी प्रोग्राम आप बनाते हो वो सब के सब स्टार्ट होते हैं मेन मेथड से। जब भी आप किसी भी प्रोग्राम को रन करोगे जावा के अंदर, तो वो फाइल के अंदर ढूंढेगा कि मेन मेथड का है। और साथ में मेन मेथड ऐसा ही नहीं, मेन मेथड वो वाला जिसके अंदर ये वाला सिग्नेचर हो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ठीक है। अब ये क्यों लगाना पड़ रहा है धीरे धीरे करके समझेंगे अगेन, ठीक है, लेकिन बेयर विद मी, ये चीज़ें आपको लिखनी ही पड़ेंगी। तो ये सब कुछ तो आपको लिखना ही पड़ेगा जावा के अंदर जब आपको स्टार्ट करना होता है, ठीक है। इसके बाद अब अगर आपको कुछ प्रिंट करना है इसके अंदर जावा के अंदर, सपोज करो सबसे पहले लोग प्रिंट करते हैं हेलो वर्ल्ड, तो वो प्रिंट करके देखते हैं। तो उसके लिए आपको लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके बाद इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे हम हेलो वर्ल्ड, इस तरीके से। एक सेकेंड, वर्ल्ड। तो यहाँ पर हमारा एक प्रोग्राम बन गया है जिसका काम है प्रिंट करना है। इसको जरा रन करके देखते, तो रन करने के लिए आपको ये वाला बटन हिट करना है, या तो ये वाले बटन से आप रन कर सकते हो या फिर ऊपर वाले बटन से रन कर सकते हो, कहीं से भी रन कर सकते हो। मैं यहाँ से रन करता हूँ इसे, रन हेलो डॉट मेन, और आप यहाँ पर देखोगे नीचे एक विंडो खुल गई है हमारी, देख रहे हो, हेलो वर्ल्ड, ये आपका प्रिंट हो रहा है। ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है इसको आप इग्नोर कर दो, ये बेसिकली वो कमांड है जिसकी वजह से ये हेलो वर्ल्ड हमारा प्रिंट हुआ है। बट ये कमांड हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने सिंपल ये अपना ग्रीन बटन दबा दिया था और इसने ये चीज़ प्रिंट कर दिया हेलो वर्ल्ड। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा सिंपल सा जावा का प्रोग्राम बन चुका है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आप लोगों ने इतना बना दिया, बिकॉज नाउ यू हैव रिटन योर वेरी फर्स्ट जावा प्रोग्राम, अगर इससे पहले आपने जावा प्रोग्राम नहीं लिखा था तो। अब इसके अंदर जो कॉम्पोनेंट है कि कैसे भैया ये इसके अंदर क्या क्या लिखा गया है ये सब बताओ, और कैसे हम लिख सकते हैं इसके अंदर, और कैसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम बना सकते हैं वो सब बताओ। तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसके अंदर आप जो भी कुछ लिखोगे उससे आपका प्रोग्राम प्रिंट करने लग जाएगा। लेकिन अगर आपको इसके अंदर कुछ भी प्रिंट करना है तो आपको इस तरीके से इसे डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा। डबल कोट्स में जब आप कोई भी चीज़ लिखते हो तो वो एक स्ट्रिंग बन जाती है, ठीक है। अगर आपको चीज़ों को स्ट्रिंग की तरह प्रिंट कराना है, मतलब ऐसे वर्ड या सेंटेंसेस, स्ट्रिंग मतलब वर्ड या सेंटेंसेस, तो जब आपको ऐसे सेंटेंसेस को प्रिंट कराना है तो उसको आपको इस तरीके से स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। स्ट्रिंग बनाने के लिए आपको उसको डबल कोट्स के लिटरल्स में डालना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज डबल कोट्स, इस तरीके से आप कोई भी चीज़ प्रिंट कर सकते हो। लेकिन आप चाहो तो इसके अंदर और भी कमाल कमाल के काम कर सकते हो, जैसे कि मैं आऊँगा नीचे और एक और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन लिखता हूँ मैं। इसके अलावा मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ इंटेलिजेंस के अंदर, मैं यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि एस आउट एंड देन हिट टैब, ठीक है। मैं दोबारा लिखता हूँ SOUT, उसके बाद हिट करो टैब, तो अपने आप ही यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखा आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाला फंक्शन बनाना है तो उसके लिए आप लिख सकते हो PSVM हिट टैब, और अपने आप ही पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाला फंक्शन बन जाता है इसके अंदर। तो जो चीज़ें रिपीट कर रही होती है उनके टेम्पलेट अपने आप ही इंटेलिजेंस के अंदर बनाए हुए हैं, तो वो आपको बार बार नहीं लिखने होते हैं। तो या दिस इज योर हेलो वर्ल्ड। एक काम मैं और करना चाहूँगा वो ये जो मैंने लेफ्ट साइड में टैब लिखा हुआ है ना, ये इसको मैं ले आऊँगा राइट साइड में, मूव टू राइट टॉप इस साइड, ठीक है। आपसे ये हमेशा राइट साइड में रहा करेगा। तो इस प्रिंटलन के अंदर मैं जाके लिखता हूँ लेट्स से 4 + 3, तो सिंपल सा कैलकुलेटर, इसका काम है बस 4 + 3 को ऐड करना और प्रिंट कर देना। तो जरा मैं इसे रन करता हूँ अगेन, ठीक है, रन। तो आप देखोगे पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ है, उसके बाद 4 + 3 विच इज 7 प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से आपने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिख दिया जो कि कुछ चीज़ों को प्रिंट कर रहा है। अब आप बोलोगे भैया इसको आपने डबल कोट्स में क्यों नहीं लिखा, तो यहाँ पर बहुत बड़ा गौचा वो ये है
कि आप इनको अगर लिखोगे डबल कोट्स के अंदर तो अगेन ये बन जाएगा एक स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसका मतलब अब आप 4+3 ये प्रिंट करना चाहते हो, दिस इज अ वर्ड, तो आप देखोगे यहाँ पर 7 प्रिंट नहीं होगा, यहाँ प्रिंट होगा 4+3, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग बन चुका है। लेकिन अगर आपको इसको ऑपरेशन की तरह लिखना है, मतलब आपको लिखना है कि ठीक है मैं 4 और 3 दो अलग अलग नंबर्स को ऐड करना चाहता हूँ, तो आपको ऐसे स्ट्रिंग में नहीं डालना उसे। तो इस तरीके से ये जावा काम करता है, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी बेसिक जावा प्रोग्राम। आपको समझना होगा ये कि आपको जब भी कोई जावा प्रोग्राम बनाना है तो उसके अंदर सबसे पहले एक फाइल बनानी है। इस फाइल का नाम होना चाहिए बिल्कुल उसके बराबर जो आपकी पब्लिक क्लास है। उसके बाद उस पब्लिक क्लास के अंदर जो भी मेथड आप मेन वाला बनाओगे जिसका सिग्नेचर ये होगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसके बाद वो ले रहा होगा आर्ग्यूमेंट इनपुट जिसके अंदर स्ट्रिंग का एरे और आर्ग्यूमेंट ये पास हो रहा होगा, तभी आपका काम करेगा। अब ये क्या हो गया भैया, स्ट्रिंग का एरे आर्ग्यूमेंट ये सब क्या है, धीरे धीरे करके चीज़ समझ में आएंगे अगेन, ठीक है। फॉर नाउ बस रट लो कि ठीक है मुझे ये सारी लाइनें लिखनी पड़ती हैं, ये सारे वर्ड्स ऐसे ऐसे लिखने पड़ते हैं, स्ट्रिंग के आगे मुझे ये 2 चीज़ें लगानी पड़ती हैं, उसके बाद मुझे ये लिखना होता है, ये सब आप बस अभी फिलहाल के लिए रट लो प्लीज़। धीरे धीरे करके आपको समझ में आएगा कि ठीक है इनका मतलब क्या है, इनकी ज़रूरत क्या है, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखते हैं तो उसकी हेल्प से हम कुछ भी चीज़ें प्रिंट करवा पाते हैं। सिमिलरली अगर आपको मल्टीप्लाई कराना है कुछ भी, जैसे 3 × 6, तो मल्टीप्लाई करने के लिए ये वाला एस्टरिस्क वाला साइन होता है, एंड देन इफ़ यू हिट रन तो अपने आप यहाँ पर 18 प्रिंट हो गया, ठीक है, 3 × 6। तो ये हमारा बेसिक जावा प्रोग्राम है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पर एक डाउट भी आ रहा होगा कि भैया आपने कहा था कि एक हेलो डॉट जावा फाइल होती है, वो तो हमने देख ली, लेकिन ये कंपाइल होकर हेलो डॉट क्लास फाइल और ये फिर JVM के अंदर मशीन कोड, ये सब जो आपने बताया था ये सब कहाँ पर गया, ये सब तो हमने देखा ही नहीं। तो बेसिकली हुआ क्या ना, इंटेलिजे IDE ने हमारे यहाँ पर हेल्प किया है, ठीक है। दिस होल इंटेलिजे IDE इसने इन सभी स्टेप्स को एक सिंपल इस ग्रीन बटन के अंदर क्लिक करके बस सिंपल से ग्रीन बटन में कन्वर्ट कर दिया। मतलब आपको बस यहाँ पर एक रन बटन पर क्लिक करना है, देन कंपाइल, उसका रन होना, ये सब अपने आप हो जाएगा। लेकिन ये हेलो डॉट क्लास फाइल बाइट कोड वगैरह में कन्वर्ट होना, ये सब फाइल आपकी बन रही होती है। एक्चुअली कहाँ बन रही होती है, तो ये तो आपकी सोर्स के अंदर हेलो डॉट जावा फाइल है, ठीक है। वहीं पर अगर आप इस आउट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे प्रोडक्शन के अंदर ये प्रोजेक्ट फाइल के अंदर हेलो, ठीक है, ये आपकी डॉट क्लास फाइल है। और यहाँ पर आप देख सकते हो हेलो डॉट क्लास, ऊपर यहाँ पर देख रहे हो आप हेलो डॉट जावा। तो हेलो डॉट जावा फाइल भी होती है, हेलो डॉट क्लास फाइल भी होती है हमारे पास। और ये जो क्लास फाइल है आपको यहाँ पर लग रहा होगा भैया ये तो मेरा ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में लिखा हुआ है। एक्चुअली यहाँ पर आपने इसको डिकम्पाइल कर दिया, इस जावा इंटेलिजे IDE ने इसको डिकम्पाइल कर दिया सो दैट हम इसे समझ पाए, हम इसे पढ़ पाएँ। लेकिन ये एक्चुअली में यहाँ पर कुछ अजीब से फॉर्मेट में लिखा होता है सब कुछ, ठीक है। तो यस ये सब हो रहा है अब यहाँ पर। लेकिन अगेन अगर कुछ भी इशू आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भैया चीज़ें कैसे काम कर रही हैं इसके अंदर, अगर आपका इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है इंटेलिजे IDE या फिर कुछ भी एरर कहीं भी आ रहा है, तो प्लीज़ आस्क, ठीक है। अपने बैचमेट से पूछो, टीचिंग असिस्टेंट जो भी हैं उनसे पूछो, मेरे से पूछो, डिस्कॉर्ड पर बातें करो, वहाँ पर हम आपके इन सभी इश्यूज़ को रिजॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं जावा कीवर्ड्स की। तो जावा कीवर्ड बेसिकली कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जावा ने रिजर्व रखे हुए हैं। जावा ने बोला हुआ कि देखो ये वर्ड्स आपको कहीं और यूज़ नहीं करने हैं, ये वर्ड्स आप यूज़ तो करोगे लेकिन आइडेंटिफायर्स बनाने के लिए यूज़ नहीं करोगे। अपनी कुछ क्लास का नाम बना रहे हो, अपने कुछ वेरिएबल्स का नाम बना रहे हो, वहाँ पर इनको यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। और इनमें से मल्टीपल कीवर्ड्स, मतलब आई थिंक 90% से ज़्यादा कीवर्ड हम इस कोर्स के अंदर पढ़ चुके होंगे पूरा का पूरा। जब ये प्रोग्राम खत्म होगा तो आप इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके होंगे, और जो नहीं पढ़ रहे होगे वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती नहीं है, ठीक है। वो कुछ ज़्यादा एडवांस जावा जब होती है वहाँ पर यूज़ हो रहे होते हैं। बट यस इसमें से हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके होंगे और समझ में आ रही होंगी धीरे धीरे करके। इनमें से आप देख सकते हो जैसे पब्लिक ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ठीक है, दिस इज़ पब्लिक। इसके अंदर स्टैटिक भी होगा कहीं ना कहीं, स्टैटिक भी हमने देख लिया है। तो हाँ मल्टीपल चीज़ें, दिस इज स्टैटिक, राइट। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, वॉइड हम देख चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको और कहीं यूज़ नहीं करनी है, ये चीज़ें आपके कीवर्ड्स होते हैं। जावा ने बोला हुआ कि सुनो भाई ये वर्ड्स मैंने बना रखे हैं ताकि मैं कुछ सेट ऑफ रूल्स बना सकूं आप लोगों के लिए, तो ये वर्ड्स आप मत यूज़ करना, दीज आर कीवर्ड्स। अब हम बात करते हैं जावा वेरिएबल्स की। तो जब भी आपको जावा में कुछ काम करना है तो आपको कुछ वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। प्रोग्राम के अंदर काम क्या होता है, प्रोग्राम के अंदर काम होता है कि कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, उनके ऊपर कुछ ऑपरेशन हो रहे होते हैं, ठीक है। आपके पास सारे प्रोग्राम ऐसे बन रहे होते हैं, आपके पास कुछ ऑपरेटर्स, सपोज करो 3 और 4 के ऊपर आपने कुछ ऑपरेशन किया, एडिशन, तो दिस इज योर प्रोग्राम। और इन्हीं सभी के सीक्वेंसेस से मिलके बन रहा होता है पूरा का पूरा प्रोग्राम, ठीक है। कुछ कुछ कंडीशन लग जाती है इनके अंदर, इफ़ कंडीशन लग जाती है या फिर यही चीज़ आपकी लूप में चल जाती है। तो ऑल दीज थिंग्स ये सब मिलके ही आपके प्रोग्राम को बना रहे होते हैं। और इसका सबसे बेसिक चीज़ होती है ये जो आपने ये चीज़ रखी हुई है ना, 3 और 4, ये जो नंबर्स हैं, ये 3 और 4 आपने कहीं पे भी, जैसे आपके पास मेमोरी है बहुत बड़ी, राइट, इस मेमोरी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, आपके पास बहुत बड़ी बड़ी मेमोरी होती है, 16 GB की रैम है, ठीक है। उस मेमोरी के अंदर छोटा सा 4 बाइट का जो नंबर है ये कहाँ स्टोर होगा, सपोज करो यहाँ पर स्टोर हो रखा है। इसको मैं एक्सेस कैसे करूँगा, तो मुझे इसको एक्सेस करना है तो इसके लिए मुझे इसका कुछ नाम रखना पड़ेगा, एंड दिस इज कॉल्ड वेरिएबल।
ठीक है। वेरिएबल की हेल्प से मैं मेमोरी के अंदर किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकता हूँ। बेसिकली ऐसा हो गया कि एक घर के अंदर अगर सपोज करो 4 लोग हैं और इन चारों में से किसी को कोई बुला रहा है, सपोज करो इसको कोई बुला रहा है, तो कैसे बुलाएगा? अब इसका कोई नाम होगा तो बड़े आराम से बुलाया जा सकता है इसको, राइट। इसका नाम सपोज करो ए है, इसका नाम बी है, सी है, डी है। ये बोल सकता है भाई मुझे ए बाहर आ जाओ, तो ए तब बाहर आ सकता है क्योंकि इस बंदे को पता है कि ए ही बुला रहा हूँ मैं और ए वाला बंदा आ जाएगा तब। सिमिलर टू दैट जावा प्रोग्राम जब किसी वेरिएबल को एक्सेस करना चाहता है तो ये नहीं बोलेगा कि यहाँ पर जो नंबर है 4 वो आ जा, नहीं, मतलब इस इंसान को सीधा नहीं उठा रहा होगा, वो बोलेगा भाई एज, हो सकता है इस वेरिएबल का नाम है एज, बोलेगा एज वेरिएबल चाहिए मुझे, तो फिर एज वेरिएबल ढूंढना जाता है मेमोरी के अंदर कहाँ रखा हुआ है और उसका एक्सेस होता है जावा के पास, और फिर जावा अपने आप ही उस एज वेरिएबल के अंदर जो भी चीज़ें रखी हुई है, जैसे 4 रखा हुआ है तो 4 आपको एक्सेस करके दे देगा वहाँ से, ठीक है। वेरिएबल्स वगैरह को आपने मैथमेटिक्स के अंदर भी काफ़ी देखा होगा, जैसे एज वाले क्वेश्चन होते थे कि अभी हमारी एज इतनी है, पापा की एज इतनी है, तो 10 साल बाद डबल हो जा रही है, तो अभी फिलहाल एज बताओ कितनी है। इस तरीके से क्वेश्चन जब आप करते हैं तो आप हमेशा एज्यूम करते हो कि लेट द एज बी एक्स, तो जो एक्स है ये क्या है? ये एक्स एक वेरिएबल ही तो है, ये एक्स एक वेरिएबल है जिसके अंदर आपने कुछ वैल्यू जो आपका आंसर आता है वो स्टोर करते हो आप, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है बाद में कभी भी, और इस वेरिएबल को जब आप बनाते हो, इस वेरिएबल का जब आप नाम रखते हो, जैसे मैंने यहाँ पर एक्स इसका नाम रखा है या फिर इसका नाम मैंने यहाँ पर एज रखा है, तो कुछ रूल होते हैं, इन रूल्स को आपको फॉलो करना होता है। वो रूल्स क्या है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, रूल्स सारे सारे आप देख सकते हैं कि करके कि जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए जो एज और एज ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है, ठीक है। एक एक करके देखेंगे सबको। अगला यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विद ईदर अ लेटर, अंडरस्कोर और अ डॉलर साइन। इसके अलावा वेरिएबल के अंदर आपके अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर या फिर अंडरस्कोर या फिर डॉलर। लेकिन आपको अगर स्टार्ट करना है वेरिएबल नेम तो आप सिर्फ एक लेटर से स्टार्ट कर सकते हो, अंडरस्कोर से और डॉलर से। इसका मतलब सिर्फ नंबर से आप वेरिएबल नेम को स्टार्ट नहीं कर सकते हो। इन सभी को जरा देखते हैं कोड के अंदर, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं, इस सारे कोड को हटा रहा हूँ और यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ आपके लिए। तो इंट एज इक्वल्स टू लेट्स से 26, दिस इज़ अ वेरिएबल। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने एक एज नाम का वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर मैंने 26 स्टोर कर दिया है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि मेमोरी के अंदर आपका एज चला गया है, उस एज के अंदर 26 रखा हुआ है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि सपोज करो ये मेरी मेमोरी है, राइट। इस मेमोरी के अंदर मैंने क्या किया, एज नाम का एक वेरिएबल बना दिया और उस वेरिएबल के अंदर सपोज करो यहाँ पर 26 रखा हुआ है। तो इस मेमोरी के अंदर तो 26 रखा हुआ है, लेकिन इस मेमोरी को एक्सेस कैसे कर सकते हैं हम? मेमोरी को एक्सेस करने के लिए मुझे इस एज नाम का पता होना चाहिए बस। इसका मतलब मुझे मेमोरी का जो लोकेशन, एक्चुअल लोकेशन, जो कि मेमोरी का लोकेशन बड़ी अजीब सी होती है, ठीक है। बड़ी सी मेमोरी है, मुझे पता 16 GB रैम है, तो लोकेशन बहुत अजीब सी होती है। मुझे इसका ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ याद रखना है एज। मुझे अगर एज नाम का वेरिएबल पता है तो वेरिएबल ऑलरेडी इसको एक्सेस कर रहा है, 26 को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ हाउ यू क्रिएट वेरिएबल्स। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो ये इंट भी लिखा हुआ है मैंने, तो क्या भैया मुझे इंट भी लिखना होता है हमेशा? तो नहीं, इंट इज़ एक्चुअली अ डेटा टाइप और मल्टीपल टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं हमारे, ठीक है। बेसिकली आप अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो अपनी मेमोरी के अंदर। इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो, फ्लोट मतलब कि डेसिमल टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो, स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हो, ट्रू फॉल्स वैल्यू स्टोर कर सकते हो, मल्टीपल टाइप का डेटा आप स्टोर कर सकते हो अपनी मेमोरी के अंदर। तो इंट भी एक टाइप का डेटा है, ठीक है। और अलग अलग टाइप का डेटा भी हम देख रहे होंगे धीरे धीरे करके। लेकिन हाँ, दिस इज हाउ यू क्रिएट अ वेरिएबल। आपने एक एज नाम का वेरिएबल बनाया, सपोज करो आप बाद में चल के किसी और वेरिएबल बनाते हो कि मार्क्स, और मार्क्स आपने रख दिया लेट्स से 98, तो आपने क्या किया, मार्क्स नाम का वेरिएबल बना दिया और उसके अंदर आपने 98 स्टोर किया इस तरीके से। अब यहाँ पर जो रूल्स हैं कि आप वेरिएबल के नेम को कैसे बनाओगे, तो वेरिएबल नेम बनाने के लिए आपको कुछ मीनिंगफुल नेम बनाने होते हैं और उसके बाद इन रूल्स का फॉलो करना होता है। सबसे पहले जावा इज केस सेंसिटिव, इसका मतलब एज आपने बनाया या फिर आपने ये बनाया इंट ए कैपिटल GE, तो ये दोनों के दोनों डिफरेंट है भाई। ये वाला वेरिएबल और ये वाला वेरिएबल डिफरेंट है क्योंकि जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका मतलब इसको पता चलता है कि आपने कैपिटल G लिखा है या स्मॉल g लिखा है, तो ये याद रखना है आपको। अगला रूल है वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद लेटर या अंडरस्कोर या डॉलर। इसका मतलब आप ये सारे वेरिएबल नेम तो वैलिड है, लेकिन अगर आप ऐसा कुछ बनाते हो लेट्स से इन सेकंड बॉय इक्वल्स टू 12, तो ये वैलिड नहीं है। आप देख रहे हो यहाँ पे एरर आ रहा है, कुछ रेड लाइन आ गई है यहाँ पे, बिकॉज ये एक इनवैलिड नेम है। आप किसी भी वेरिएबल नेम को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। मैं यहाँ से जैसे इस 2 को हटाऊंगा तब ये एक वैलिड नेम बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये एक वैलिड नेम है। एक और रूल होता है जो मतलब जावा बोलता नहीं है, इन्फोर्स नहीं करता, लेकिन आपको फॉलो करना चाहिए, वो ये कि जब आप 2 वर्ड्स वाले वेरिएबल नेम बना रहे हो, फिर 3 वर्ड्स वाले बना रहे हो, बेसिकली मोर देन 1 वर्ड्स के वेरिएबल नेम बना रहे हो, तो आपको वहाँ पर कैमल केस फॉलो करना चाहिए, कैमल केस तरीका। जैसे सपोज करो मैंने स्टोर किया इंट सेकंड मार्क्स इक्वल्स टू 23,
तो यहाँ पर ये सेकंड मार्क्स मुझे ऐसे नहीं बनाना चाहिए, मुझे पता है सेकंड एक अलग वर्ड है, मार्क्स एक दूसरा वर्ड है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मार्क्स का जो एम है वो कैपिटल कर देना चाहिए। दिस इज हाउ। तो आप देख रहे हो वो नीचे जो स्ट्रिक्टली लाइन आ रही थी ब्लू कलर की, वो भी जा चुकी है। तो इस तरीके से आपको वेरिएबल नेम बनाने चाहिए हमेशा जावा के अंदर। दिस इज कॉल्ड कैमल केस। अगर आप 3 वर्ड का बनाते हो सेकंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, तो ऑफ का ओ कैपिटल होगा, स्टूडेंट का एस कैपिटल होगा। इस तरीके से समझ में आ रहा है। पहला लेटर लेकिन स्मॉल होगा, पहला लेटर स्मॉल रखना है, उसके बाद जितने भी हैं वर्ड्स उनका पहला लेटर आपको कैपिटल रखना है। दिस इज कॉल्ड कैमल केस, ठीक है, कैमल केस नोटेशन। इस तरीके से आपको वेरिएबल नेम बनाने होते हैं। एक रूल और है, वेरिएबल नेम कैन नॉट बी अ कीवर्ड। वेरिएबल नेम कीवर्ड नहीं हो सकता है। इससे ऊपर एक और लिखा हुआ है, वेरिएबल नेम कांट यूज वाइट स्पेस। मतलब आप ऐसे नहीं लिख सकते कि इंट सेकंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, नहीं, वेरिएबल नेम के बीच में ऐसे स्पेस नहीं आ सकता। दिस इज नॉट अलाउड। वेरिएबल नेम आप बनाओगे तो आपको इस तरीके से बनाने हैं, लगातार कंटिन्यूस फैशन में। वेरिएबल नेम के अंदर और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, तो ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जैसे कि @ ये सब नहीं आ सकता, ठीक है। तो सेकंड @12 = 3, दिस इज नॉट अलाउड। @ वगैरह नहीं आ सकते। तो कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टर आ सकते हैं, तो आपका एक तो अंडरस्कोर आ सकता है, दिस इज अलाउड, और इसके अलावा आपका एक डॉलर आ सकता है, दिस इज ऑल्सो अलाउड, ठीक है। यहाँ पर देख लो कुछ भी एरर नहीं आया, एंड दिस इज अ वैलिड वेरिएबल नेम। इस तरीके का वेरिएबल नेम आप बना सकते हो। एक और चीज़, आप जब स्टार्ट करते हो, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे स्टार्ट आपको जब भी करना है, तो आप एक लेटर से स्टार्ट करोगे, अंडरस्कोर से स्टार्ट करोगे, या फिर डॉलर से स्टार्ट करोगे। नंबर से आप स्टार्ट नहीं कर सकते। सेकंड मार्क्स जो मैंने बताया था, यू कैन नॉट डू दैट, इंट सेकंड मार्क्स नहीं, अलाउड नहीं है। लेकिन आप ये कर सकते हो, इंट डॉलर मार्क्स, दिस इज अलाउड, ठीक है। तो दीज आर ऑल वेरी वैलिड वेरिएबल नेम्स। उसके बाद यू कैन नॉट यूज अ कीवर्ड एज वेरिएबल नेम। इसका मतलब कीवर्ड कौन कौन से हैं, ये सारे आपके कीवर्ड्स हैं, याद आ रहे होंगे आपको, ठीक है। इनमें से हमने काफ़ी सारे कीवर्ड देखे थे, जैसे स्टैटिक कीवर्ड है। सपोज को आपका मन करता है कि मुझे स्टैटिक कीवर्ड नाम का वेरिएबल बनाना है, इंट स्टैटिक = 12, तो ये भी अलाउड नहीं है, क्योंकि जावा ने बोला भाई सुनो, ये स्टैटिक जो है ना, ये हमारे ऊपर छोड़ दो, ये हमारे लिए कुछ स्पेशल कीवर्ड्स हैं जिनका हम यूज़ करेंगे आपके लिए ही, ठीक है, बट इनको यूज़ मत करो प्लीज़, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है डोंट यूज़ दिस, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, do not use as variable names, do not use as variable names, इनका यूज़ मत करो। इसके अलावा कुछ और यूज़ करना है तो वो यूज़ कर लो। जैसे आप दिस यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका यूज़ मत करो। कभी आपको स्विच नाम का वेरिएबल नेम बनाना है, मत बनाओ, क्योंकि स्विच एक कीवर्ड है। आप बोलोगे भैया पता कैसे चलेगा मुझे, क्या मुझे कीवर्ड सारे सारे रटने पड़ेंगे? नहीं, रटने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे करके आप देखोगे आपको याद होने लग जाएंगे अपने आप ही। जैसे ऐसे करके हम आगे बढ़ रहे होंगे ना, वैसे वैसे करके आपको याद होते जाएंगे सारे सारे कीवर्ड्स। तो डोंट वरी, रटना मत, लेकिन ठीक है। तो यस, इस स्टैटिक को नहीं रख सकते, लेकिन आप चाहो तो ऐसा कुछ रख सकते हो कि स्टैटिक 2, ठीक है, या फिर स्टैटिक वर्ड, दिस इज अलाउड, ठीक है। तो इस तरीके से आप वेरिएबल नेम बना रहे होते हो। तो दिस वॉज ऑल अबाउट वेरिएबल नेम। समझ में आ रहा होगा वेरिएबल नेम की जरूरत क्यों होती है। बेसिकली आप नहीं चाहते मेमोरी के अंदर कोई चीज़ खो जाए। आपने जो भी यहाँ पे इक्वल के बाद डेटा रखा हुआ है, आप नहीं चाहते ये डेटा खो जाए, और आप इस डेटा को एक्सेस कैसे करोगे, इस नाम के थ्रू। ये जो नाम है यही आपका बेसिकली वेरिएबल होता है। अब आगे मूव करते हैं डेटा टाइप्स। जैसा मैंने बताया था आपको, यहाँ पे मैंने इंट लिखा हुआ है, लेकिन इंट सिर्फ इकलौता डेटा टाइप नहीं होता, आपके पास मल्टीपल टाइप के डेटा टाइप होते हैं। इंट होता है, फ्लोट होता है, कैर होता है। मैंने यहाँ पर बढ़िया बढ़िया बकेट्स आप लोगों के लिए बना रखी है, ताकि आपको एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है वो समझ में आए। मैं बताता हूँ। तो बेसिकली डेटा टाइप का मतलब ये है कि आप जावा के अंदर मल्टीपल अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो। बेसिकली आप चाहो तो 4 स्टोर कर सकते हो, 12 स्टोर कर सकते हो, ये तो आपके इंटीजर हो गए। लेकिन आप चाहते हो 3.14 स्टोर करना, या फिर आप चाहते हो कोई कैरेक्टर, जैसे कि मुझे ए स्टोर करना है, या फिर मुझे ट्रू फॉल्स वैल्यू स्टोर करनी है, ये सब वैल्यू मैं कैसे स्टोर कर सकता हूँ। तो ये सब के लिए अलग अलग टाइप के डेटा टाइप चाहिए आपको। और ये सारी जो बकेट्स हैं ना, वो यही डिनोट कर रही हैं कि आपके पास अलग अलग साइज़ की अलग अलग टाइप की बकेट्स हैं ये, ठीक है। तो बहुत सुंदर सुंदर बकेट बना रखी है। पहले तो ये 4 बाइट की बकेट है, फ्लोट आपका 4 बाइट का होता है, कैरेक्टर आपका 2 बाइट का होता है। इस तरीके से मल्टीपल अलग अलग बकेट्स के अंदर अलग अलग टाइप का डेटा और अलग अलग साइज़ का डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। बाइट होता है 1 बाइट का, शॉर्ट होता है 2 बाइट का, लॉन्ग होता है 8 बाइट का। इस तरीके से अलग अलग टाइप के इसमें बकेट्स होते हैं। इन सब की साइज़ को भी हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 8 टाइप ऑफ डेटा टाइप्स, एंड दीज आर कॉल्ड प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है। प्रिमिटिव क्यों? क्योंकि आपकी जावा के अंदर और भी डेटा टाइप होते हैं विच आर कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव मतलब प्रिमिटिव जैसे आप ह्यूमंस में समझ सकते हो। ह्यूमंस प्रिमिटिव कौन से थे? जो वो स्टोन एज वाले ह्यूमंस थे, प्रिमिटिव ह्यूमंस, ठीक है। प्रिमिटिव वो होता है जो कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बनते हैं दूसरे डेटा टाइप का।
प्रिमिटिव से नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बनते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को मिला के नॉन प्रिमिटिव बनता है। लेकिन प्रिमिटिव मतलब कि जावा ने इनका सपोर्ट तो दे ही रखा है। जावा बोलता है कि देखो भाई ये 8 डेटा टाइप तो आपको हमेशा मिलेंगे ही, कभी भी आ जाओ हमारे पास, ये 8 आपको हमेशा मिलेंगे, ठीक है। बूलियन जिसके अंदर आप ट्रू फॉल्स वैल्यू स्टोर कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट इसके अंदर फॉल्स वैल्यू स्टोर होगी। इसका मतलब अगर आपने कभी ऐसा वेरिएबल बना दिया कि बूलियन मार्क्स, बस बना के छोड़ दिया आपने, तो बूलियन मार्क्स आपने जब बना के छोड़ दिया ना, तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट फॉल्स स्टोर्ड होगा। अगर आप इसके अंदर वैल्यू बाद में स्टोर कर देते कुछ, जैसे कि आपने सपोज करो ऐसे नहीं बनाया, मार्क्स इक्वल्स टू आपने ट्रू कर दिया, तो अब इसके अंदर ट्रू स्टोर्ड है। अच्छा, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन्स हमें लगाने होते हैं, हर एक्सप्रेशन के बाद सेमी कॉलन्स लगाने होते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने एक सेमी कॉलन लगाया, यहाँ पर सेमी कॉलन लगाया, यहाँ सेमी कॉलन लगाया, तो हर लाइन के बाद सेमी कॉलन लगाया, क्योंकि ये एक्सप्रेशन का एंड डिनोट करता है जावा के अंदर। लेकिन आप बोलेंगे भाई यहाँ सेमी कॉलन क्यों नहीं लगाया आपने, यहाँ पे तो लगाना चाहिए। मैं बोलूँगा नहीं, यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं लगाना है, बिकॉज दिस इज नॉट एन एक्सप्रेशन, दिस इज स्टार्टिंग ऑफ अ ब्लॉक। तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि देखो यहाँ पर मुझे सेमी कॉलन नहीं लगाना है, सिमिलरली यहाँ सेमी कॉलन नहीं लगाना है। तो बेसिकली जब भी एक एक्सप्रेशन खत्म होते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट्स के बाद आपको सेमीकोलन लगाना होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर भी एक सेमीकोलन लगाया, ठीक है। तो आदत तो आती है अपने आप ही आपको कहाँ कहाँ आपको सेमीकोलन लगाना है। तो यस, बुलियन, यहाँ पर देखो बुलियन लिखा हुआ है, दिस इज बुलियन, ठीक है। इसके अंदर आपकी ट्रू या फॉल्स वैल्यू स्टोर हो सकती है। उसके बाद अगला है आपका बाइट। बाइट के अंदर आपके छोटे नंबर स्टोर हो सकते हैं, -128 से लेकर 127 तक। अगर आपको पता है कि इस वेरिएबल के अंदर बहुत बड़ा नंबर स्टोर नहीं होगा, इस वेरिएबल के अंदर इस रेंज के बीच का ही नंबर स्टोर हो सकता है, तो आप उसको शॉर्ट बाइट में डाल सकते हो, ठीक है। अगला होता है शॉर्ट, जो कि -32,768 से लेकर +32,768 तक के नंबर ही स्टोर कर सकता है, और ये आपका 2 बाइट का होता है। इंट आपका 4 बाइट का होता है। अगर ये आपको बिट्स और बाइट समझ में नहीं आ रहे ना कि भैया बिट्स और बाइट्स ये सब क्या होता है, तो हम इनको अगली क्लास में पढ़ रहे होंगे, प्रॉपर बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ रहे होंगे कि कैसे बिट्स और बाइट्स काम करती हैं, कैसे आप बोल सकते हो कि 2 बाइट के अंदर सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक का ही नंबर आ सकता है। तो ये सब टेंशन मतलब ये सब हम पढ़ रहे होंगे अगली क्लास के अंदर, जहाँ पर हम बिट्स एंड बाइट्स पढ़ रहे होंगे। अभी फिलहाल वही लीप ऑफ फेथ लेके चलना है हमें आगे, ठीक है। लॉन्ग के अंदर आपके बड़े बड़े नंबर स्टोर हो सकते हैं। यहाँ पर देखो कितना बड़ा नंबर है ये बेसिकली -9 × 10⁻18 से लेकर +9 × 10⁻18 तक ये नंबर जा सकता है। तो बहुत ही बड़ा नंबर आपको जब स्टोर करना है, तो आप उसको इस लॉन्ग में स्टोर कर सकते हो। तो जरा इनको चला के देखते हैं एक बार कि ये कैसे काम करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा ना, एक नई फाइल बना लूँगा। यहाँ पर सोर्स के अंदर आऊँगा, मैं राइट क्लिक करूँगा, अगेन न्यू क्लास, और इसका नाम मैं रख देता हूँ वेरिएबल्स। और इसके अंदर मैं आके अगेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाना है। उसके लिए क्या करेंगे, PSVM हिट टैब, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमारा फंक्शन बन चुका है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से आप बना रहे हो। तो उसके बाद मुझे अलग अलग टाइप के डेटा टाइप बनाने हैं। तो बूलियन मुझे स्टोर करना है, जैसे सपोज करो मुझे स्टोर करना है कि ये बंदा फेल है कि पास है, तो मैं स्टोर करूँगा ऐसे, बूलियन इज पास्ड इक्वल्स टू ट्रू। तो जब भी आप बूलियन वेरिएबल बनाते हो ना, तो यूजुअली कन्वेंशन ये होता है कि आप इस लगा रहे होते हो, बिकॉज मीनिंगफुल नेम बनाना है ना आपको, वेरिएबल नेम। तो इस मतलब बता रहे कि क्या सही में पास्ट है या नहीं है, तो इस पास्ट बता रहा है कि इसके अंदर या तो ट्रू या फॉल्स वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। सिमिलरली आपको इंट बनाना है, तो इंट काउंट इक्वल्स टू लेट्स से 12। लेकिन इंट के अलावा आपके पास होता है बाइट, बाइट मार्क्स इक्वल्स टू लेट्स से 13। तो यहाँ पर मार्क्स के अंदर आप सिर्फ 13 ही स्टोर कर सकते हो। अब ये भैया बना के फ़ायदा क्या है इनका, मैं बना तो जा रहा हूँ लेकिन फ़ायदा क्या है, तो आप इनको एक्सेस कर सकते हो बाद में कभी। जैसे आप इनके अंदर अभी हम देखेंगे ऑपरेशन करना अगली क्लास में कि आप कैसे ऑपरेशन कर सकते हो, लेकिन आप इनको प्रिंट तो कर ही सकते हो। तो मैं करूँगा एस आउट हिट टैब, तो उससे हमारी ये लाइन प्रिंट हो जाती है, system.out.println। अच्छा, प्रिंट एलन के अंदर भी 2 चीज़ होती है। जैसे यहाँ पर प्रिंट एलन है, तो इसका मतलब होता है न्यू लाइन। अगर आप न्यू लाइन नहीं लगाओगे तो आपकी एक नई लाइन नहीं बनेगी। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर प्रिंट किया काउंट को, उसके बाद मैंने दोबारा एस आउट बनाया, और इसके अंदर मैंने लिखा मार्क्स, और इसके अंदर से मैं दोबारा से एलन हटा देता हूँ, तो मैंने सिर्फ system.out.print लिखा हुआ है। इसको मैं जब रन करूँगा तो आप देखोगे ये वाली चीज़ें दोनों की दोनों चीज़ें एक ही लाइन में प्रिंट हो जाने वाली हैं। रन करने के लिए अगेन इस ग्रीन बटन पर क्लिक करना है, variables.main, तो आप देखोगे यहाँ पर 12 13 एक ही लाइन में प्रिंट हो गया है। आप ऐसा नहीं चाहते थे, आप चाहते थे न्यू लाइन के अंदर प्रिंट करना, तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्रिंट LN। इसका मतलब कि काउंट जब प्रिंट हो जाए तो उसके बाद एक न्यू लाइन भी लगा देना है एंड में। तो अब आप देखोगे यहाँ पर कि जब काउंट इसे प्रिंट कर दे 12, तो उसके बाद इसने एक न्यू लाइन भी यहाँ पर लगा दिया, और इसलिए 13 जो है वो नई लाइन में प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो यस, आप इस तरीके से वेरिएबल्स को यूज़ कर पा रहे हो। आपको याद होगा बाइट के अंदर मैंने बोला था कि एक बाइट है और इसके अंदर -127 से लेकर +127 तक की वैल्यू स्टोर हो सकती है। लेकिन आप बोलोगे भैया मुझे नहीं, मुझे इससे बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है, -128 से लेकर +127 तक, सॉरी
आप बोलोगे नहीं मुझे इससे बड़ी वाली स्टोर करनी है बाइट के अंदर, तो मैं कैसे स्टोर करूँगा? मैं बोलूँगा कर ही नहीं सकते। सपोज कर आपको 1300 स्टोर करने का मन कर रहा है इसके अंदर, कर ही नहीं सकते आप इसको स्टोर। ठीक है, यहाँ पर देखो एरर भी आ गया। ये कह रहा है रिक्वायर्ड टाइप बाइट प्रोवाइडेड टाइप इंट। जावा ने खुद ही यहाँ पर कंपाइल टाइम पे आपको एरर दे दिया। इसको आप रन करके देखो, आपका यहाँ पर प्रिंट होने वाला है कि ये तो लॉसी कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे वैसे कि ये लॉसी कन्वर्जन क्या होता है, किस तरीके से डेटा टाइप कन्वर्जन होता है, अभी इसी क्लास में पढ़ रहे होंगे। बट यस, दिस इज कंसिडर्ड एज इंट, कि आप इंट को स्टोर कर रहे हो बाइट के अंदर, नॉट अलाउड। ठीक है, नॉट अलाउड। तो बाइट के अंदर जो हम नंबर स्टोर कर सकते हैं वो बाइट की रेंज के अंदर ही होने चाहिए, जैसे कि -128 से लेकर 127 तक। उसके बाद अगला आता है शॉर्ट। शॉर्ट के अंदर आपके इतने नंबर, इस रेंज के नंबर ही आप स्टोर कर सकते हो। तो आप लिख सकते हो शॉर्ट स्टूडेंट्स काउंट इक्वल्स टू लेट्स से इतना बड़ा नंबर आपने स्टोर कर लिया इसके अंदर। इसके अलावा हमारे पास होता है लॉन्ग, जिसके अंदर आप बहुत बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हो। फ्लोट, जिसके अंदर आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर कर सकते हो, जैसे कि आपको सपोज करो ऐसा कुछ स्टोर करना है, फ्लोट पाई इक्वल्स टू 3.14, इस तरीके से। तो ये आप स्टोर कर पा रहे हो। लेकिन आप बोलेगे भैया मैंने फ्लोट के अंदर फ्लोटिंग नंबर स्टोर किया, बट तब भी यहाँ पर नीचे एरर आ रहा है, और एरर में आप देख सकते हो लिखा आ रहा है रिक्वायर्ड टाइप फ्लोट है, प्रोवाइडेड टाइप डबल है। आप बोलोगे डबल कैसे हो गया? डबल तो अलग होता है, मतलब डबल तो ये हो गया, डबल भी यहाँ पर देखो लिखा हुआ है। ठीक है, डबल एक बड़ा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है जिसके अंदर सफिशिएंट फॉर स्टोरिंग 15 डेसिमल डिजिट। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होना है तो आप डबल यूज़ करोगे। अगर आपको कम प्रिसीजन में भी काम चल जाएगा तो आप वहाँ पे फ्लोट यूज़ कर सकते हो। फ्लोट के अंदर आपके 6 to 7 डेसिमल डिजिट होते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप कोई भी नंबर बनाते हो ना इस तरीके से 3.14 आप लिखते हो, तो ये आपका डबल ही बन रहा होता है। आप बोलोगे नहीं मुझे तो फ्लोट बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? तो उसके लिए आपको एक लिटरल यूज़ करना पड़ेगा, विच इज़ एफ। ठीक है, आपने नंबर के आगे एफ लिख दिया टू डिनोट, जावा को बताने के लिए कि नहीं भाई ये नंबर मेरा फ्लोट ही है, इसको डबल की तरह ट्रीट मत करो, और इसको आप इसे फ्लोट के अंदर ही स्टोर करो। अगर आप ये एफ नहीं लगाओगे ना तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका डबल बन जाएगा। ठीक है, तो जावा इसी तरह से काम करता है। जावा बोलता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके डेसिमल नंबर होते हैं वो डबल होते हैं, उनको अगर आपको फ्लोट बनाना है तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एफ वाला लिटरल लगाना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं बनाता हूँ सेकेंड पायर और सपोज को इसके अंदर मैं स्टोर करता हूँ 3.14, तो यहाँ पर एरर नहीं आएगा क्योंकि ये तो बाय डिफ़ॉल्ट डबल है ही। ठीक है, और अगर आप इसको प्रिंट करोगे ना, अभी यहाँ पे इस पाई को अगर आप प्रिंट करके देखोगे यहाँ पे एस आउट, एक काम करते हैं काउंट को प्रिंट नहीं करते, यहाँ पे प्रिंट करते हैं पाई को, और यहाँ नीचे प्रिंट करते हैं सेकंड पाई को, और इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही जगहों पे हमें 3.14 और 3.14 प्रिंट हो रहा है, क्योंकि आपने इसी प्रिसीजन के साथ इसको यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। लेकिन आपको पता है कि डबल है, तो डबल के अंदर हमारे ये 15 डेसिमल डिजिट तक हम जा सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर आप बड़े लंबे ऐसे भी डबल बना सकते हो, एंड दिस इज ऑल्सो अलाउड, दिस इज विल वर्क। आप से रन करके देखो, ये आपका यहाँ पर दिखेगा आपको। लेकिन अगर आप इस चीज़ को फ्लोट में डाल दोगे यहाँ पर और आप इसके आगे लगा दोगे एफ, तो ये आपको इतने सारे नहीं दिखने वाले यहाँ पर। ठीक है, इसमें से सिर्फ 7 दिखाई देंगे आपको। ये देखो, इसने अपने आप ही इसको राउंड ऑफ कर दिया है, क्योंकि फ्लोट की औकात ही नहीं है। फ्लोट के अंदर इतने बड़े नंबर आ नहीं सकते। ठीक है, फ्लोट एक छोटी बकेट है, वहीं पर डबल एक बड़ी बकेट है, तो डबल के अंदर इतनी प्रिसीजन वाले नंबर भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये सारे काम करते हैं। अब एक बच जाता है विच इज़ कैर। कैर होता है कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए। अगर आपको ABCD या फिर कोई भी सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है, जावा के अंदर यूनिकोड कैरेक्टर्स होते हैं बेसिकली, तो आप इस तरीके से कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो इसके अंदर। कैर माई लेटर इक्वल्स टू A। ठीक है, तो कैपिटल A। आपको अगर कैरेक्टर स्टोर करना है तो आप डायरेक्टली आप ऐसे नहीं लिख सकते A, ये काम नहीं करेगा जावा के अंदर। नहीं, जावा के अंदर आपको कैरेक्टर बनाने तो उसको आपको इन लिटरल्स के अंदर डालना पड़ेगा, विच आर सिंगल कोट्स। यहाँ पर एक और कॉचा वो ये है कि सिंगल कोट्स के अंदर आपके कैरेक्टर होते हैं, वहीं पर डबल कोट्स के अंदर आपकी स्ट्रिंग होती है। तो जब आप चीज़ों को ऐसे सिंगल कोट्स में लिख रहे हो तो दिस इज़ योर कैरेक्टर, लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिखते हो डबल कोट के अंदर A लिखते हो तो अब ये स्ट्रिंग बन जाएगा, और क्योंकि ये स्ट्रिंग बन चुका है तो इसीलिए ये कैरेक्टर के अंदर स्टोर नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर एरर भी आ रहा है। अगर आपको कोई भी कैरेक्टर स्टोर करना है तो उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा इस तरीके से सिंगल कोट, और उसके अंदर आप ऐसे लिख सकते हो A, तो दिस इज वैलिड नाउ। और अगर आप इसे प्रिंट करके देखोगे यहाँ पर, तो इस लाइन को अगर मैं यहाँ पर नीचे लेके जाता हूँ और अब मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ माई लेटर, एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर वो भी समझने वाली ये है कि आपने अगर इस माई लेटर वाली लाइन को बनाया नीचे है और प्रिंट आप इसे ऊपर करने का ट्राई कर रहे हो तो यहाँ पर एरर मिल जाएगा। ठीक है, जावा ऊपर से नीचे चलता है, जावा ऊपर से नीचे चलता है, तो वो देखता चलता है कि माई लेटर तो मुझे मिला ही नहीं अभी तक और ये माई लेटर प्रिंट करवा रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये नहीं काम करेगा, इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा चीज़ मैंने बताई यहाँ पे आपको कि ये चीज़ पहले लिखनी है आपको, तभी काम करेगा। अब हम इसे रन करते हैं। ठीक है, तो रन करने के लिए रन,
और आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका जो लेटर है वो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, ए यहाँ पर लग चुका है, वो इसलिए क्योंकि प्रिंट एलन नहीं लगाया मैंने। यहाँ पर प्रिंट एलन लगा के दोबारा से रन करते हैं इसको, और अब हमारा ए यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। इस कैरेक्टर के अंदर आप ABCD $साइन कुछ भी आप डालोगे ये सब काम करेगा, बिकॉज दीज आर ऑल कैरेक्टर्स। इन सभी का एस्काई वैल्यू डिफाइंड है। बेसिकली एस्काई वैल्यू क्या होता है कि हर एक कैरेक्टर की एक पोजीशन है, वो डिफाइंड हो रखी है, बिल्कुल स्टैंडर्ड पोजीशन है, जो कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिफाइन करनी जरूरी है। तो सिमिलरली जावा ने भी डिफाइन कर रखा है कि दीज आर ऑल कैरेक्टर्स। ये भी कैरेक्टर है हमारा, @ भी कैरेक्टर है। इसके अलावा 2-3 कैरेक्टर आप नहीं डाल सकते, सिर्फ एक ही कैरेक्टर डाल सकते हो सिर्फ, ठीक है। यहाँ पर आपको एरर मिलेगा टू मैनी कैरेक्टर्स का। हवर करोगे टू मैनी कैरेक्टर्स इन कैरेक्टर लिटरल। ये आपका सिंगल कोड जो है ये आपका कैरेक्टर लिटरल होता है, और इसके अंदर आप एक ही कैरेक्टर डाल सकते हो। तो दीज आर ऑल कैरेक्टर्स, आप यहाँ पे 1 2 3 स्मॉल ए कैपिटल ए कुछ भी डालोगे, दीज आर ऑल कैरेक्टर्स। तो ये हमारे हो गए डेटा टाइप्स। अब अगला मूव करेंगे विच इज़ डेटा टाइप इम्प्लिसिट कन्वर्शन। तो डेटा टाइप्स आप एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो चीज़ों को। बेसिकली आप बोल रहे हो कि ये जो मेरा डेटा पहले यहाँ पर इंट में स्टोर कर रखा था, अब मैं इसे इंट में स्टोर नहीं करना चाहता, अब मैं इसको लॉन्ग में स्टोर करना चाहता हूँ। कि ये जो इंट वाला डेटा था मैं इसको बड़ी बकेट में स्टोर करना चाहता हूँ। तो यू कैन डू दैट, ठीक है। छोटी बकेट की चीज़ों को आप बड़ी बकेट में ईजिली स्टोर कर सकते हो। ये तो आपको भी पता है कि कोई छोटा आम है जो छोटी बकेट में आ रहा था, वो छोटा वाला आम बड़ी वाली बकेट के अंदर भी आ जाएगा, जिसके अंदर बड़े बड़े आम स्टोर हो रहे हैं। ये तो आसान काम है, राइट। छोटी चीज़ों को आप इजीली बड़ी चीज़ों में डाल सकते हो, इसीलिए इससे हम कहते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्शन, कि ये तो डायरेक्टली हो जाएगा। इम्प्लिसिट मतलब डायरेक्टली, या फिर इसे एक और चीज़ कहते हैं वो होता है वाइडनिंग, ठीक है। वाइडनिंग आपकी इजीली हो जाती है, वाइडनिंग आपकी बाय डिफॉल्ट हो रही होती है। यहाँ पर देखो, वाइड कैन बी कन्वर्टेड टू शॉर्ट, शॉर्ट कैन बी इजीली कन्वर्टेड टू इंट। देख रहे हो, शॉर्ट के अंदर जो चीज़ है, शॉर्ट के अंदर आपके -32,000 से लेकर +32,000 तक नंबर आ रहे होते हैं। सपोज करो शॉर्ट के अंदर एक नंबर है 30,000, इस नंबर को मैं इजीली इंट में डाल सकता हूँ, राइट, क्योंकि इंट के अंदर तो बड़े बड़े नंबर स्टोर होते हैं। इसलिए छोटी बकेट का डेटा को आप इजीली बड़ी बकेट में डाल सकते हो, और इंट के डेटा को आप इजीली लॉन्ग में डाल सकते हो। दीज आर इम्प्लिसिट कन्वर्जन एंड दीज कैन बी डन डायरेक्टली। इसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये कैसे काम करते हैं, तो यहाँ पे देखो, आपने सपोज करो एक नंबर स्टोर किया था इंट के अंदर, ठीक है, इंट काउंट इक्वल्स टू 12। आप चाहते हो कि नहीं मुझे इसको लॉन्ग में स्टोर करना है, तो अगर आपको यहाँ पर डेटा टाइप कन्वर्जन करना है तो कैसे करोगे, आप बोलोगे लॉन्ग काउंट लॉन्ग इक्वल्स टू काउंट, इस तरीके से। तो यहाँ पर हुआ क्या, बेसिकली मैंने क्या किया, इस काउंट के अंदर जो डेटा था, इंट के अंदर जो डेटा था, उसको मैंने इजीली उठा के इस लॉन्ग में डाल दिया है। यहाँ पर जो वार्निंग आ रही है वो आई थिंक इसलिए आ रही है क्योंकि ये रिडंडेंट है, रिडंडेंट काउंट वेरिएबल। ये बेसिकली बोल रहा है कि भाई ये काउंट बनाने की जरूरत ही क्या थी जब आपको काउंट में डाल के सीधा लॉन्ग में डालना था, तो ठीक है। बट इसको आप इग्नोर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ समझ पा रहे हैं कि इंट के अंदर जो डेटा है वो ईजिली लॉन्ग के अंदर जा सकता है, लेकिन उल्टा करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उल्टा डायरेक्टली करना पॉसिबल नहीं है, उससे हम एक्सप्लिसिटली कर रहे होंगे, लेकिन वो कैसे होता है मैं जरा एक बार करके दिखाता हूँ आपको। सपोज करो मैंने लॉन्ग में इसको स्टोर किया हुआ था, लॉन्ग के अंदर मैंने काउंट डाल रखा था 12, और अब मैं इसको इंट में डालना चाहता हूँ कि इंट काउंट इंट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो क्या रहा है, मैंने एक लॉन्ग बनाया कि बड़ा वाला बड़ी बकेट के अंदर डाला हुआ है मैंने इस 12 को। आप बोलोगे भैया 12 तो बहुत छोटा नंबर है, ये क्यों नहीं चला जाता, 12 तो जा ही सकता है इंट के अंदर। मैं बोलूँगा नहीं, नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि 12 ने जो जगह ले रखी है ना, वो इसलिए ले रखी है प्रॉपर 8 बाइट्स की। 12 आपका छोटी बाइट्स में स्टोर नहीं है, 1-2 बाइट के अंदर स्टोर नहीं है, 12 आपका प्रॉपर 8 बाइट्स के अंदर स्टोर्ड है। तो वो कैसे चला जाएगा 4 बाइट की जगह के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आपका लॉसी कन्वर्जन हो रहा है, तो ये ऐसे कन्वर्ट नहीं होगा सीधा। यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा, सुनो आप इसे कन्वर्ट कर दो, एंड दिस इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन के लिए आपको ऐसे करना पड़ता है, पहले आपको पैरेंथेसिस लगाने पड़ते हैं, उसके आगे आपको लगाना होता है इंट, इस तरीके से। एक्सप्लिसिटली आप बता रहे हो कि ये जो काउंट की वैल्यू है मुझे पता है लॉन्ग है, लेकिन मैं इसको इंट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। इसके बाद अगर डेटा लॉस होता है तो वो मेरी जिम्मेदारी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप मुझे करने दो ये चीज़, ठीक है। तो जावा आपको यहाँ पर वार्न कर रहा है कि भाई आप किसी बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में डालने का ट्राई कर रहे हो, ये अलाउड नहीं है, ये एक एरर है, ठीक है। लेकिन आप इसको एक्सप्लिसिटली बता सकते हो कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसकी टेंशन लेता हूँ, तो आप ऐसे एक्सप्लिसिटली से बता सकते हो, और अब आप लॉन्ग को भी इंट में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज़ फाइन। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है कि आप इस डायरेक्शन में तो जा सकते हो, जो डायरेक्शन यहाँ पर जो एरो बना रखे हैं ना मैंने, कि आप बाइट को शॉर्ट में, शॉर्ट को इंट में, इंट को लॉन्ग में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, लॉन्ग को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हो, फ्लोट को डबल में कर सकते हो, लॉन्ग को डबल में कर सकते हो, दीज आर ऑल अलाउड। लेकिन उल्टी डायरेक्शन में जाना अलाउड नहीं है। मतलब अगर आप बोलो कि इंट से मुझे शॉर्ट में कन्वर्ट करना है या फिर लॉन्ग से इंट में कन्वर्ट करना है, तो ये डायरेक्टली अलाउड नहीं है, बट आप एक्सप्लिसिटली बोल सकते हो, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन इज अलाउड। तो यहाँ पर जैसे आपको याद होगा बाइट के अंदर आपके -128 से लेकर +127 तक नंबर जा सकते हैं, राइट।
और मुझे पता है कि सपोज करो मैंने एक इंट बनाया, मैं यहाँ पे एक नीचे एक अलग एग्जांपल लेता हूँ, समझ में आएगा आपको। कि सपोज करो मैंने यहाँ पे एक इंट बनाया, इंट एज इक्वल्स टू, सपोज करो बहुत बड़ी एज है, 150 एज है, ठीक है। अब मैं इसको बाइट में डालना चाहता हूँ, तो बाइट न्यू एज इक्वल्स टू एज। अगर मैंने ये किया तो यहाँ पर एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि इंट एक बहुत बड़ा नंबर था और उसको मैं एक छोटी जगह पर डालने का ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन मैं बोलता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, आने दो, इसको बाइट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कर दिया। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करने के लिए आपको इस तरीके से ब्रैकेट लगाने होते हैं। मैंने बोल दिया कि ठीक है, एज जो 150 नंबर स्टोर करके रखी हुई है, कोई बात नहीं, उसे कन्वर्ट कर दो आप बाइट के अंदर। अगर एरर आएगा या फिर कुछ भी लॉस होगा तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। और आपको पता है कि यहाँ पर तो लॉस होने वाला है, क्यों? क्योंकि बाइट तो 127 तक ही जा सकता है और आप इसके अंदर 150 स्टोर कर रहे हो, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ डेटा मतलब डेटा के अंदर कुछ एनोमली आने वाली है। आप यहाँ पर प्रिंट करके देख सकते हो इसको, ऐसा आउट न्यू एज। और अगर मैं इस यहाँ पे प्रिंट करूंगा न्यू एज को, तो आप देखोगे न्यू एज प्रिंट हो रही है -106। अब ये -106 क्यों प्रिंट हो गया भैया? मैंने तो 150 प्रिंट कराया था। आपको पता है बाइट आप प्रिंट करा रहे हो वो 128 से तो ज़्यादा हो नहीं सकता, लेकिन -106 क्यों प्रिंट हुआ यहाँ पे? इसके पीछे क्या रीज़न है? तो ये सब आपको समझ में आएगा धीरे धीरे करके। एक्चुअली यहाँ पर डेसिमल नंबर्स की तरह चल रहा है ये। तो आपको जो जगह मिली थी वो 1 बाइट की मिली थी, मतलब 8 बिट्स की मिली थी। अब उसके अंदर आपने बड़ा नंबर डाला तो वो रोटेट हो गया है किसी तरीके से। वो रोटेट किस तरीके से हुआ है वो मैं आपको समझाऊंगा अगली क्लास के अंदर, जहाँ पे हम डेसिमल पढ़ रहे होंगे। बट या इस तरीके से अगर आप यहाँ पे एक छोटा नंबर स्टोर करते हो, सपोज करो 10 स्टोर कर रहे हो, तो 10 आपका 10 की तरह ही प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। 10 में कोई दिक्कत नहीं है। इवन 127 भी प्रिंट करोगे तो वो भी चल जाएगा, 127 तक अलाउड है। लेकिन 127 के बाद जैसे आप 128 भी प्रिंट करने जाओगे ना, तो यहाँ पे दिक्कत दे देगा आपको, और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा -128। तो 127 के बाद जो भी आप प्रिंट करो वो दोबारा से -128 से स्टार्ट हो जाएंगे, फिर -127, -126, फिर धीरे करके 0 आएंगे, फिर 0 के बाद दोबारा से 127 तक जाएंगे अगेन। तो ये नंबर आपके इसी रेंज में घूमते रहेंगे, चाहे आप कितने बड़ा नंबर यहाँ पर डाल दो इंट के अंदर, वो नंबर आपका इसी रेंज में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे डेटा टाइप के अंदर कन्वर्जन हो रहे होते हैं। दिस इज इम्प्लिसिट, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लिसिट वाला भी बता दिया। एक्सप्लिसिट बताने के लिए आपको एक्सप्लिसिटली बताना होता है इस तरीके से कि मैंने कोई चीज़ बनाई है पहले इंट की, इंट एज इक्वल्स टू 12, लेकिन अब मैं एक्सप्लिसिटली इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ शॉर्ट के अंदर। तो मैं बताऊंगा शॉर्ट न्यू एज इक्वल्स टू, ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा शॉर्ट, जिस भी चीज़ के अंदर आप कन्वर्ट करना चाहते हो, और इसको कन्वर्ट कर रहे हो आप एज को कन्वर्ट कर रहे हो इस तरीके से, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट, और ये आपने एक्सप्लिसिटली बताया। यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ डन मैनुअली बाय द प्रोग्रामर, इफ़ यू डू नॉट परफॉर्म कास्टिंग देन द कंपाइलर रिपोर्ट्स अ कंपाइल टाइम एरर। अच्छा, इस चीज़ को हम कहते हैं कास्टिंग, ठीक है। इसे हम कहते हैं कास्टिंग, कि आप डेटा टाइप को कास्ट करो, डेटा कास्टिंग कहते हैं इसे। कि आप कास्टिंग मतलब क्या होता है? मोल्डिंग, राइट? कास्ट कर रहे हो किसी चीज़ को, तो आप किसी चीज़ को इंट से हटा के शॉर्ट में कास्ट कर दे रहे हो इसे, तो इसे हम कहते हैं टाइप कास्टिंग, ठीक है। टाइप कास्टिंग कह लो या फिर टाइप कन्वर्जन कह लो, बात एक ही है। सो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट डेटा फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। इसके बाद अगली चीज़ पर मूव करते हैं, विच इज जावा कमेंट्स। तो जावा कमेंट्स तो हम ऑलरेडी वैसे देख चुके हैं काफ़ी बार, कि जावा के अंदर आप चाहते हो कोई चीज़ जावा कंपाइलर रीड ना करे, तो उसके लिए बस कुछ नहीं करना, आपको उसके आगे लगाना है 2 बार स्लैश। इस तरीके से 2 बार आपने ऐसे स्लैश लगा दी, इसका मतलब जावा बोलेगा ठीक है इस चीज़ को मैं रीड नहीं करूँगा। यहाँ पर देख लो ये थोड़ा ग्रे हो गया है, इसका मतलब ये वाली लाइन जावा अब रीड नहीं करेगा, कंपाइलर रीड नहीं करेगा। अगर मैं रन करूँ